उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होंगे। उससे पहले आज राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें आई और बिसात जो है वो बीजेपी बिछा रही है। तैयारियां जो हैं वो लगातार दिख रही हैं। पक्ष भी एक्शन में है। बीजेपी बात कर रही तमाम दलों से, लेकिन विपक्ष भी एक्शन में है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए उम्मीदवार हैं और उनके नाम पर सहमति बनाने की कवायद एनडीए के बाहर भी बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र से दिल्ली आ चुके हैं वो, प्रधानमंत्री से मुलाकात की और साथ ही तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बातचीत की है, चर्चा की है और तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके, पोस्ट करके उनकी सराहना भी की। उनके राजनीतिक जीवन को लेकर भी प्रधानमंत्री ने यहां पर जिक्र किया था। राधाकृष्णन जब दिल्ली पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। एयरपोर्ट पर ही बीजेपी के तमाम नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। प्रहलाद जोशी को आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने स्वागत किया। और इसके साथ ही भूपेंद्र यादव, दरअसल राम मोहन नायडू जो कि टीडीपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट उनके पास है, उन्होंने उनका स्वागत किया। भूपेंद्र यादव ने उनका स्वागत किया और इसी तरह से दिल्ली बीजेपी के भी कई नेता जो हैं वो स्वागत के लिए आए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद आई, वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश बीजेपी की कमान संभाल रहे थे, उन्होंने भी स्वागत किया और साथ ही कई बीजेपी के नेताओं ने यहां राधाकृष्णन का स्वागत किया। उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा है, सुनिए। नॉमिनेशन हम 20 तारीख 11 बजे करेंगे। नॉमिनेशन में सारे एनडीए के फ्लोर लीडर्स और एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सबका हस्ताक्षर होगा। आप सब जानते हैं इसमें प्रपोजर होते हैं और सेकेंडर होते हैं। प्रपोज करने के बाद उस प्रपोजल में सेकंड करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे एनडीए के लीडर्स और एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सब इस नॉमिनेशन फाइलिंग के प्रोसेस में जुड़ेंगे। तो जैसा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी भी दी कि 11 बजे 20 तारीख को नॉमिनेशंस फाइल करेंगे राधाकृष्णन, ये जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई और उस वक्त प्रस्तावक मौजूद रहेंगे और इसी के साथ जो भी उनके समर्थन में लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, ये जानकारी दी गई है। लेकिन एनडीए के तमाम सांसद उनके पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन बीजेपी चाहती है इससे भी एक कदम आगे बढ़कर पहली कवायद बीजेपी की है निर्विरोध निर्वाचन हो जाए, बिना किसी विरोध के ही चुन लिया जाए राधाकृष्णन को, उनके विरोध में कोई कैंडिडेट ना उतार इंडिया ब्लॉक। ये कोशिश पहले बीजेपी ने की और खुद दिग्गज नेता इसके लिए मोर्चा संभाल चुके हैं। बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला, विपक्षी नेताओं को फोन किया, समर्थन के लिए उन्होंने बात की है। किन विपक्षी नेताओं से राजनाथ सिंह ने समर्थन की मांग की है, ये समझते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो एलओपी राज्यसभा भी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के नेता एमके स्टालिन से रक्षा मंत्री ने बात की, समर्थन मांगा। नवीन पटनायक की हालांकि तबियत ठीक नहीं है, लेकिन उनसे भी बात की गई है। जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष वाईएसआरसीपी के, उनसे बात की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और समर्थन की मांग की गई है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वाईएसआरसीपी भी, बीजू जनता दल भी, जो कई मौकों पर बीजेपी का साथ देते रहे। ये दो दल ऐसे हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश है स्टालिन का भी साथ लेने की। तमिलनाडु के सीएम को रक्षा मंत्री ने फोन क्यों किया? दरअसल तमिलनाडु के सीएम को इसलिए फोन किया क्योंकि राधाकृष्णन आते हैं तमिलनाडु से ही और कई बार ऐसा देखा गया कि जो होम स्टेट है वहां पर दल जो है भले विरोध में हो, लेकिन ऐसे मौके पर, ऐसे संवैधानिक पदों के चुनाव को लेकर वो समर्थन करते रहे। इस तरह की परंपरा कई मौकों पर देखी गई है। इवन इस बार जब राष्ट्रपति का चुनाव था या जब वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर धनखड़ उपचुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे, उस वक्त भी याद करिए ममता बनर्जी ने उनका विरोध नहीं किया था। बीजू जनता दल ने भी द्रौपदी मुर्मू जब कैंडिडेट थी राष्ट्रपति की तो उनका समर्थन कर दिया था अक्रॉस द पॉलिटिक्स जाकर। तो इस लिहाज से स्टालिन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन किया और साथ ही ये एक रणनीति ऐसी दिखाई जा रही है जहां पर स्टालिन के लिए मुश्किलें होंगी। राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के कुछ और लीडर्स भी हैं, ऐसी जानकारी कि वो भी दूसरे नेताओं से संपर्क करेंगे और राधाकृष्णन को लेकर समर्थन की मांग करेंगे। लेकिन एक तीर से बीजेपी कई निशाने कैसे साध रही है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। कई गणित इसमें दिखेगा आपको। सबसे बड़ा दांव जो है, जो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी दांव। एक ओबीसी चेहरा, बड़ा चेहरा। दूसरा आप देखिए, साउथ को सियासी संदेश देने की कोशिश। बीजेपी एक प्रयास करती है कि देश के हर क्षेत्र को
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, अलग अलग मोर्चों पर रिप्रेजेंटेशन मिले और उस लिहाज से राधा कृष्णन का नाम बहुत अहम हो जाता है। और तीसरा है तमिलनाडु फैक्टर, जिसका जिक्र हमने किया, इसीलिए स्टालिन से भी बात की। अगले साल विधानसभा चुनाव जो है उसकी नजदीकी भी दिखेगी। उस लिहाज से भी बीजेपी एक फैसले से 3 अलग अलग पहलुओं को साध रही है। एक तो बीजेपी आरएसएस से राधाकृष्णन का जुड़ाव, ओबीसी चेहरा, साउथ को सियासी संदेश, और इन तमाम पहलुओं को बीजेपी यहां पर साधने की कोशिश कर रही है। इंडिया ब्लॉक के कई दल दुविधा में आ गए हैं बीजेपी के इस कदम से। कैसे? दरअसल डीएमके के रुख का इंतजार करना होगा। स्टालिन क्या फैसला लेंगे? सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, क्या विरोध करेंगे वो? तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में तमिलनाडु फैक्टर जो है वो भी बीजेपी यहां से साधने की कोशिश कर रही है और देखना होगा कि एमके स्टालिन की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। अगर स्टालिन विरोध नहीं भी करते हैं वो भी बीजेपी के लिए गेन ही होगा। अगर डीएमके विरोध में वोट नहीं कास्ट करती है राधाकृष्णन के, ये एक बड़ा चैलेंज जो है स्टालिन के सामने होगा। और फिलहाल राधाकृष्णन एक अनुभवी शख्सियत के तौर पर पहचान रखते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, पुडुचेरी, झारखंड जैसे राज्यों में संवैधानिक पद संभाल चुके हैं और तमिलनाडु की सियासत के लिहाज से भी ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो डीएमके के सामने ही है। स्टालिन फैसला क्या लेंगे? क्या वो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे? क्या वो राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे या क्या वो राधाकृष्णन का विरोध नहीं करेंगे? ये बड़ा फैसला, एक बड़ी दुविधा जो उनके सामने है। तो पहली वजह यह है राधाकृष्णन तमिलनाडु के हैं, विरोध करना स्टालिन के लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी और परंपरागत तौर पर भी ये उनके लिए चुनौती है। दूसरी वजह यह है बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर ओबीसी वोट बैंक को भी साधने की एक पूरी कवायद की है। तीसरा बड़ा कारण, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी है अगले साल और उस लिहाज से बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज जो है वो राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर दे दिया है। तो तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार हैं, जो फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन इस्तीफा दे देंगे वो कल, ऐसी संभावना है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमके स्टालिन की डीएमके कश्मकश की स्थिति में है। उद्धव के लिए दिक्कत क्या है ये भी समझिए। उद्धव के लिए चुनौती ये है कि स्टालिन और उद्धव दोनों ही विपक्षी खेमे में हैं। उद्धव अगर राधाकृष्णन को समर्थन नहीं देते हैं तो फिर संदेश जाएगा कि अपने ही राज्यपाल के खिलाफ वोट दिया उन्होंने। तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता एक बहुत बड़ा इश्यू, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसे में ये दिक्कत जो है स्टालिन के लिए भी है, स्टालिन के लिए भी दुविधा है। स्टालिन का विरोध जो है वो आसान नहीं होगा राधाकृष्णन के नाम पर। वो मैसेज कैसे देंगे अपने काडर को, अपने वोटर को राधाकृष्णन का विरोध कर और यही दिक्कत कमोबेश उद्धव ठाकरे के नाम पर भी, जैसे हमने डिस्कस किया भी कि याद करिए जब जगदीप धनखड़ चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त वो राज्यपाल हुआ करते थे वेस्ट बंगाल के और बहुत सारी टसल की तस्वीरें सामने आती थी धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो ममता बनर्जी ने विरोध नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। उपराष्ट्रपति पद के लिए पहले कई बड़े नेताओं के नाम के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन राधाकृष्णन के नाम की घोषणा के साथ ही उन सभी कयासों पर विराम लगा। अब सवाल है कि आखिर सीपी राधाकृष्णन पर ही भरोसा बीजेपी की तरफ से क्यों जताया गया है? इसके कई बड़े कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है आरएसएस की जड़ें। लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं राधाकृष्णन और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। 2004 में दरअसल तमिलनाडु इकाई का प्रमुख उनको बनाया गया। तमिलनाडु बीजेपी चीफ रहे। राजनीतिक करियर भी एकमात्र बीजेपी नेता जो कि 2 बार लोकसभा पहुंचे हैं तमिलनाडु से। 1998 और 99 में 2 बार लोकसभा के लिए राधाकृष्णन चुने गए। 98 में डीएमके के उम्मीदवार केआर सुब्बियन को उन्होंने हराया था और फिर सौहार्दपूर्ण राजनीति के लिए मशहूर हैं। सीपी राधाकृष्णन को कोयम्बटूर का वाजपेयी भी कहा जाता है। राजनीतिक विभाजन के बावजूद मैत्रीपूर्ण संबंध दोनों तरफ से रखते हैं, मृदुभाषी हैं और गैर विवादास्पद व्यक्ति के रूप में उनको देखा जाता है। यानी कोई विवाद से दूर दूर का नाता नहीं, एक अच्छी शख्सियत के तौर पर उनकी पहचान, लंबा जीवन उनका सार्वजनिक तौर पर। और नए उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। एनडीए ने ऐलान कर दिया, विपक्ष भी अब लगातार चर्चा कर रहा है, लेकिन चुनाव में पलड़ा किसका भारी है, कागज पर कौन मजबूत है, ये समझिए। दरअसल मौजूदा स्थिति जो है वो 782 सांसदों की है। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं, दोनों जोड़ देंगे। फिलहाल एक्टिव जो है 782 है, क्योंकि लोकसभा में 543 की जगह एक सीट जो है बशीरहाट वो खाली है। 542 सांसद लोकसभा के और 240 जो है वो राज्यसभा की सीटें, क्योंकि यहां पर भी 5 सीटें खाली हैं।
ये दोनों आप जोड़ेंगे तो फिर आंकड़ा होगा 782 का, और 782 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, +1 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 392, 50% +1 का आंकड़ा। यानी जीत 392 से ज्यादा जिसके पास आंकड़ा हो जाएगा वो यहां पर अपना उम्मीदवार जिता लेगा। फिलहाल अब आपको दोनों सदनों में अलग अलग आंकड़ा क्या है ये भी दिखाते हैं कि किस गठबंधन के पास कितने सांसद हैं, क्या आंकड़ा है। लोकसभा की बात की जाए, बीजेपी प्लस एनडीए टोटल 293 का आंकड़ा है। विपक्ष के पास लोकसभा में कुल 249 सांसद हैं। राज्यसभा में बीजेपी के पास 134 का आंकड़ा है, विपक्ष के पास 106 सांसद हैं राज्यसभा में। तो कुल बीजेपी के पास 427 सांसद जो है दोनों सदनों को लेकर मिलाकर हो जाएंगे। याद करिए 392 का आंकड़ा था, यानी 392 से काफी ज्यादा है। 27 लगभग 35 सांसद जो है वो बीजेपी के पास ज्यादा है। विपक्ष जो है वो 392 से काफी दूर दिखता है। 10 मनोनीत सदस्य हैं, उसमें से कुछ बीजेपी को ज्वाइन भी कर चुके हैं। उस लिहाज से भी बीजेपी जो है यहां पर मजबूत दिख रही है, ये स्पष्ट है। सबको इंतजार है विपक्ष के फैसले का कि विपक्ष क्या उम्मीदवार देता है या फिर विपक्ष की तरफ से समर्थन दिया जाता है। अगर उम्मीदवार होगा तो कौन उम्मीदवार होगा, ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है।